हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों आज बात करेंगे समुद्रगुप्त किस काल से संबंधित है। तो दोस्तों समुद्रगुप्त गुप्त काल से संबंधित है और इनके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त जो कि गुप्त राजवंश का चौथा राजा और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। वह भारतीय इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेना नायक में से एक माना जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश का तीसरा शासक था और उसका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कहा जाता है। समुद्रगुप्त एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला का संरक्षक था। उसका नाम जावा पीठ में तंत्री कमंदका के नाम से प्रकट है। समुद्रगुप्त में कई अग्रज भाई थे, फिर भी उसके पिता ने समुद्रगुप्त की प्रतिभा देखकर उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा। उसके बारे में काफ़ी लोगों ने कुछ लिखा है, जिसमें कि ये बात की जाती है कि समुद्रगुप्त प्राचीन काल में भारत का नेपोलियन था। अगर हम बात करें गुप्त वंश के उत्तराधिकारी के बारे में, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा। चंद्रगुप्त के अनेक पुत्र थे, पर गुण और वीरता के समुद्रगुप्त सबसे बढ़कर चढ़कर था। लिच्छवी कुमारी श्री कुमार देवी का पुत्र होने के कारण भी उसका विशेष महत्व था। चंद्रगुप्त ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी बना या चुना और अपने इस निर्णय को राज्यसभा में बुलाकर सभी सभ्यों के सम्मुख उद्धृत किया। यह कहते हुए प्रसन्नता के कारण उसके सारे शरीर में रोमांच हो आया गया और आंखों में आंसू आ गए। उसने सबके सामने समुद्रगुप्त को गले लगाया और कहा कि तुम सचमुच आर्य हो और अब राज का पालन करो। इस निर्णय से राज्यसभा में एकत्र हुए सब सभ्यों को प्रसन्नता हुई। दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो दक्षिण भारत में विभिन्न राज्यों को जीतकर समुद्रगुप्त वापस लौट आया। दक्षिण में वह कांची से आगे नहीं गया, इन राज्यों को केवल परास्त ही किया था, उनका मूल से उच्छेद नहीं किया गया था। प्रयाग की समुद्रगुप्त प्रशासनी के अनुसार इन राज्यों को हराकर पहले कैद कर लिया गया था, पर बाद में अनुग्रह करके उन्हें मुक्त कर दिया गया। दोस्तों आगे बात करते हैं। तो इसके बाद समुद्रगुप्त की युद्धों की आवश्यकता तक नहीं हुई। इन विजयों से उसकी धाक ऐसी बैठ गई थी कि अन्य प्रत्यंत नृपतियों और योद्ध मालव आदि गणराज्यों में से उसकी अधीनता स्वीकृत कर ली गई थी। ये सब देखकर, आज्ञाओं का पालन कर, प्रणाम कर और राज दरबार में उपस्थित होकर सम्राट समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकृत करते थे। इस प्रकार कृत बनकर वो पहले प्रत्यंत राज्यों के नाम समतट या दक्षिण पूर्वी बंगाल, कामरूप या असम, नेपाल, डवाक या असम के नौगांव प्रदेश और कृतरपुर, निसंदेह ये सब गुप्त साम्राज्य के प्रत्यंत या सीमा प्रदेश के राज्य थे। दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। तो सम्राट समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व गुणों और चरित्र के संबंध में प्रयाग के प्रशासनी में बड़े सुंदर संदर्भ पाए जाते हैं। यह महादंड न्यायक द्रवभूति के पुत्र संधि विग्रहिक और महादंड नायक हरिशेन ने तैयार किए था। हरिशेन के शब्दों में समुद्रगुप्त का चरित्र इस प्रकार था। उसका मन विद्वानों के सत्संग सुख का व्यसनी था। उसने जीवन में सरस्वती और लक्ष्मी का अवरोध था। वह वैदिक मार्ग का अनुयायी था। उसका काव्य ऐसा था कि कवियों की बुद्धि विभव का भी उसके विकास होता था। यही कारण कि उसे कविराज की उपाधि दी गई थी। ऐसा कौन सा ऐसा गुण है जो उसमें नहीं था। सैकड़ों देशों में विजय प्राप्त करने की उसमें अपूर्व क्षमता थी। अपनी भुजाओं का पराक्रम उसका सबसे उत्तर साथी था। परशु, बाण, शंकु आदि शक्ति आदि अस्त्रों शस्त्रों से सैकड़ों घावों से उसका शरीर सुभूषित था। उसकी नीति यह थी कि साधुओं का उदय और असाधुओं का प्रलय हो। उसका हृदय इतना कोमल था कि भक्ति और झुक जाने मात्र में वश में आ जाता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।